So question says that an urn contains 5 red 5 black balls. ठीक है, एक अर्न है हमारे पास जिसके अंदर टोटल 10 बॉल्स होंगी, 5 red 5 black. अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड. ठीक है, हमने एक बॉल निकाली इसमें से और उसका कलर नोट कर लिया. ठीक है, सो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया, अ बॉल इज ड्रॉन, कलर इज नोटेड. ठीक है, आफ्टर दैट मोर ओवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn. अच्छा, अब अर्न के अंदर डाल दी, मतलब कि एक तरीके से एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक नई अर्न बना दी जिसके अंदर हमने ये वाली जो कलर था ये +2 करके डाल दिया. तो अर्न के अंदर बॉल्स आ गई 10 + 2 दैट इज 12. अभी कौन सी कलर की बॉल थी वो नहीं पता. एंड देन पुट देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड. ठीक है, सो क्वेश्चन चल रहा है. पहले तो हमने यहां से एक बॉल निकाली, पहले तो हमने यहां से एक बॉल निकाल ली, और अब जो ये अर्न बनी है यहाँ पर हमारे पास दो केस हो सकते हैं. केस नंबर 1 हो सकता है कि हमारे पास, केस नंबर 1 हो सकता है और ये वाला केस नंबर 2. केस नंबर 1 हो सकता है कि ये दो बॉल्स अगर हमने रेड निकाली होती, अर्न एक तरीके से बॉक्स लगा लो कि अगर हमने यहाँ पर रेड निकाली होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी दो केस बन सकते हैं कि जो हमने बॉल निकाली दैट कुड बी रेड और ब्लैक. पहला केस रेड का मान लेते हैं, दूसरा केस ब्लैक का मान लेते हैं. तो अगर रेड निकाली होती तो हमने दो बॉल्स रेड की डाली होती, तो रेड बॉल्स कितनी हो जाती, 7 रेड एंड 5 ब्लैक. बट अगर मैंने ब्लैक बॉल निकाली होती फर्स्ट टाइम में, तो मेरे पास दो बॉल्स एडिशनल डालने के बाद 5 रेड एंड 7 ब्लैक ये बनता. ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अब मैंने दोबारा से अ बॉल इज ड्रॉन find probability that it is red. सो रिपीट कर दो. तान्या क्वेश्चन में बोला कि हमारे पास एक बॉक्स था जिसके अंदर 5 रेड 5 ब्लैक थी. एक बॉल निकाली, रेड भी हो सकती है ब्लैक भी हो सकती है. अगर रेड होती तो दो रेड बॉल्स डाल दी, अगर ब्लैक है तो दो ब्लैक बॉल्स डाल दी और एक नया बॉक्स बना दिया. तो अगर रेड होती तो 7 रेड हो जाती 5 ब्लैक, और अगर ब्लैक होती तो 5 रेड 7 ब्लैक. अब इस केस के अंदर से मैंने दोबारा से एक बॉल निकाली, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड बॉल आई है. ठीक है, अब ये बताओ कि ये सीधा सीधा क्वेश्चन है या रिवर्स क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब बेस लगेगा या फिर नहीं. बेस की एक्सरसाइज है तो लगेगा ही शायद. प्रेम, आपके पास क्वेश्चन पेपर में ऐसे थोड़ी आएगा कि बेस की एक्सरसाइज चल रही है.
क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा क्या, एक नया चार्ट बना रहा हूं आपके लिए, छोटा सा। हमारे पास एक बॉक्स था, उसके अंदर 5 रेड 5 ब्लैक, ठीक है, 5 रेड 5 ब्लैक। मान लेते हैं कि रेड निकाली हमने। अगर रेड निकाली होती तो +2 करने के बाद हमारे पास नया केस क्या बना, 7 रेड एंड 5 ब्लैक। और अगर मैंने ब्लैक निकाली होती तो +2 करने के बाद मेरे पास केस क्या बनता, 5 रेड 7 ब्लैक। एक्चुअल में यही केस बना। अब मुझे ये बताना है कि इस केस के अंदर रेड आने के क्या चांसेस हैं, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी एंड इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये उल्टा क्वेश्चन कहाँ से हुआ, हमको गिवन में दे दिया कि, मतलब गिवन में वैसे तो कुछ भी नहीं दिया, रेड भी हो सकता है ब्लैक भी हो सकता है, गिवन में कुछ नहीं चल रहा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाद वाली चीज़ की। सीधा सीधा तो क्वेश्चन चल रहा है, आखिरी वाली चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछ ली। अगर ये चीज़ गिवन होके और ऊपर वाली चीज़ पूछ लेता, मतलब अगर क्वेश्चन होता कि सेकंड ड्रॉ में तो रेड आया, बताओ कि फर्स्ट ड्रॉ में रेड या फिर ब्लैक आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, देन ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का बन जाता। क्लियर? समझ में आया? अगर क्वेश्चन होता बेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, क्वेश्चन बनता फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट रेड या फिर ब्लैक is drawn at first step if it is given that red या फिर black जो भी क्वेश्चन में है is drawn at second time। ये बन जाती स्टेटमेंट, बट ये तो है नहीं। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? सो फिलहाल हमको या तो ये बन सकता है या ये बन सकता है, कैसे निकाल सकते हैं, दीज टू आर डिफरेंट केसेस। सो इसकी प्रोबेबिलिटी अलग, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग, दोनों को कर देंगे ऐड। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी का यूज होगा या फिर नहीं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी का यूज होगा या फिर नहीं, स्पेसिफिकली इसकी निकालने के लिए या इसकी निकालने के लिए। है नो आंसर होगा, क्योंकि ये वाला केस यहां से आया है ना, पहले इसकी प्रोबेबिलिटी उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी। देखो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एट सेकेंड टाइम। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में कुछ भी आया हो, सेकंड में रेड आने के चांसेस क्या बनेंगे, प्रोबेबिलिटी पहले रेड आया फिर दोबारा रेड आया, प्लस पहले ब्लैक आया और फिर रेड आया, ठीक है। पहले रेड आने का मतलब, पहले थी हमारे पास 10 बॉल्स, तो 10 के अंदर से 5 रेड थी, बना 5/10। दूसरी टाइम में रेड आने का मतलब टोटल हो गई थी 12 बॉल्स, 12 में से 7, 7/12, प्लस पहली बार ब्लैक मतलब 10 में से 5 केसेस, 5/10, और फिर रेड 12 में से 5। इसको करेंगे सॉल्व, इसको करा जाएगा सॉल्व। 5/10 5/10 तो हो गया 1/2, और
1/2 कॉमन लिया, 7/12 प्लस 5/12, 12/12 1 बन जाएगा, आंसर इज 1/2। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन। और इस चीज का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ऑन सेकंड ड्रॉ। फर्स्ट के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, सेकंड ड्रॉ पे रेड आने के चांसेस। बताओ क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, ये चार्ट दोबारा से देख लो, कोई डाउट लग रहा हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो बताओ, या कुछ कंफ्यूजन हुई हो बाय चांस। नहीं आया समझ? कौन सा पॉइंट नहीं आया अभिनव समझ? कैसे करा समझ में? अच्छा अभिनव, ये सारा कुछ भूल जाओ, अगर मैं आपसे बोलूं ये इधर का ये चीज भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ एक साइड की ब्रांच याद रखो कि हमारे पास 5 और 5 बॉल्स थी, टोटल 10। मैंने एक बॉल निकाली रेड कलर की, और केस खत्म। इसके बाद मैंने दो रेड बॉल्स और ऐड करी और फिर दोबारा से रेड बॉल निकाली, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? यहाँ पर तो आ गया इस वाले केस पर 5/10। हम डायरेक्ट यहाँ से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना कि टोटल 12 बॉल्स थी तो 7/12। पहले हम इस स्टेप पर आएंगे, इस स्टेप से इस स्टेप पर जाएंगे तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी अप्लाई होगा। तो जब इस स्टेप पर आए तो हमारे पास आया 5/10। जब हम इस केस से इस केस पर गए तो हमारे पास बना 7/12। तो जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो दोनों के दोनों आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ऐसे ही जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर 5/10 और यहाँ पर 5/12। और क्योंकि हमसे रेड बॉल के लिए बारे में पूछा है, इन दोनों चीज़ों के बारे में पूछा है, दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं एंड दो अलग अलग केसेस हैं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड। पहला केस, फिर दूसरी रेड बॉल, उसके बाद पहले ब्लैक बॉल, फिर रेड बॉल। और भी कोई किसी को डाउट हो तो बताओ। और भी किसी को डाउट वगैरह हो अगर बाय चांस? क्लियर है सबको? ठीक है, आंसर नंबर 3 पर चलते हैं। आंसर नंबर 3, ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमने बना दिया एक कॉलेज की स्पेलिंग, ठीक है। एक है हमारे पास कॉलेज, काफ़ी सारे बच्चे होंगे, इन्होंने कैटेगराइज करा हॉस्टल एंड डे स्कॉलर्स, मतलब जो हॉस्टल में रहते हैं और जो हॉस्टल में नहीं रहते। डे स्कॉलर्स का मतलब जो अपने घर से आ जाते हैं दिन दिन में। तो एक बनी हॉस्टल की कैटेगरी और एक बनी डे स्कॉलर की कैटेगरी, ठीक है। हॉस्टल के अंदर 60% बच्चे रहते हैं। अच्छा, परसेंटेज में दे रखा है तो यहाँ पर कितना हुआ, 100%। यहाँ 60% है, तो ऑब्वियसली डे स्कॉलर्स कितने बचे हैं, 40%। Previous year result reports that 30% of all the students who reside in hostel attain A grade, ठीक है। तो जो हॉस्टल में रहते हैं उसके हिसाब से A+ आने वाले बच्चों की रेशो कितनी है, मतलब कि यहाँ पर हो गया नॉट A+, तो इसको मैं नहीं लिख रहा फिलहाल के लिए। A+ आने वाले बच्चों की कैटेगरी कितनी है,
it is 30%. uh, and 20% of day scholars attain A grade. Okay, और डे स्कॉलर्स में देर आर ओनली 20% बच्चे. उल्टा लिख दिया मैंने, A+ वाले. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and has attained A grade. हमें ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है कि A grade आया है. What is the probability that a student is hostelier? कि वो हॉस्टल में रहता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बेस थ्योरम अप्लाई होगा या नहीं? पहले वाली इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है, दूसरी वाली इंफॉर्मेशन गिवन है. होगा. अब बात ये आती है, परसेंटेजेस गिवन है, प्रोबेबिलिटी वगैरह क्या बनेगा. एंड ये जो 30% है, ये 30% आपका बताता हूँ. चलो, थोड़ी सी कंफ्यूजन का होगी. परसेंटेजेस को तो आप डेसिमल्स लगा दोगे, वो बन जाएगा. दिस इज E1, दिस इज E2 एंड ये तो A इवेंट है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, probability of E2, probability of AE1, probability of AE2, और हमें कैलकुलेट करना है E1/A. अब बस ये तो चलो मैं लिख रहा हूँ 0.6, 0.4 परसेंटेजेस को डेसिमल्स में कर दिया तो प्रोबेबिलिटी बन गई. AE1 AE2 की प्रोबेबिलिटी आप लोग बताओ, 0.3 बनेगी या फिर 0.6 इंटू 0.3 बनेगी? 0.3. ठीक है. इसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला था 30% ऑफ द स्टूडेंट्स हु रिजाइड इन द हॉस्टल, मतलब हॉस्टल वाले बच्चों में से 30% बच्चे A+ लाते हैं. तो मतलब इसी कैटेगरी के बारे में बात हो रही है कि यहाँ से 30% बच्चे. तो दिस इज 0.3, दिस इज 0.2. ठीक है. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A क्या बना? 0.6 इंटू 0.3 अपॉन 0.6 इंटू 0.3 प्लस 0.4 इंटू 0.2. कर लोगे कैलकुलेट इसको आगे? ये तो हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार ये एग्जाम्पल देखते हैं. इस टाइप का एग्जाम्पल, एक सेकंड, इससे पहले दूसरा करवा दो कुछ. 10th कर लेते हैं पहले. आंसर नंबर 10. सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाइस, इफ शी गेट्स 5 और 6. अच्छा, एक डाइस फेंकी है हमने हमने एक डाइस को रोल करा है. अब 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स आ सकते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन ने दो पार्ट्स में डिवाइड करा क्वेश्चन को कि 5 और 6 आया तो एक जैसा चीज़ होगी, और बाकी 4 नंबर आए तो एक जैसी चीज़ होगी. तो हमने यहाँ पर E1 E2 करके दो चीज़ें बनाई. E1 के अंदर डाला, E1 के अंदर डाला, और यहाँ E2 के अंदर. E1 का मतलब है कि गेट्स 5 और 6, और यहाँ पर गेट्स 1 2 3 और 4. दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया. इफ शी गेट्स अ 5 और 6, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स.
and notes the number of heads. तो अगर 5 और 6 आया तो उसने क्या करा, tosses a coin 3 times, ठीक है, toss coin thrice and notes the number of heads, और number of heads नोट कर लिए. If she gets 1 2 3 और 4 she tosses a coin once. इस वाले केस में toss coin once. If she obtained exactly one head, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, गिवन वाली स्टेटमेंट इफ शी गेट्स एग्जैक्टली वन हेड, तो मतलब हम इस वाले केस को किस पार्ट में डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली वन हेड एंड अदर्स. पहले चार्ट बताओ, सबको समझ में आया, एग्जैक्टली वन हेड एंड अदर्स. हमको दो केसेस बनाने होते हैं ना, कि अगर ये केस आया तो एक जो हमको गिवन स्टेटमेंट है वो, और बाकी के जो केसेस बचे वो अलग, जिसके बारे में हमको बात कुछ नहीं करनी. हमें तो एग्जैक्टली वन हेड चाहिए था, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है. इफ शी obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1 2 3 और 4 with the dice, मतलब कि हमको E2 कैलकुलेट करना है. पक्का क्लियर है सबको. ये वाली प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी आएगी, E1 की प्रोबेबिलिटी 2/6. ठीक है. E2 की प्रोबेबिलिटी 4/6. ठीक है. यहाँ पर फर्स्ट वाले E1 का, ये मतलब ये हो गया A/E1, A/E1, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. तीन बारी कॉइन को टॉस करा, तो तीन बारी कॉइन को टॉस करने के बाद एग्जैक्टली वन हेड आने के चांसेस क्या हैं, 3/8. AE2 1/2. हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A. हो जाएगा ना सॉल्व. ठीक. आगे चलते हैं. पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बेस पर दो क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे. एंड स्पीक्स ट्रूथ और फॉल्स. ये क्या होगा, तानिया, ए इज द गिवन एलिमेंट, जो हमारा सेकेंडरी वाला होता है, जो गिवन होता है ना, जैसे इस केस में था कि एग्जैक्टली वन है वो. एग्जाम्पल नंबर 21. ठीक है. इन क्वेश्चंस को हम स्पीक्स ट्रुथ और लाई, इस टाइप के क्वेश्चंस बोलेंगे. ये थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि अजीब से बन जाते हैं कभी कभार, देखने में, समझने में कभी कभार. देखते हैं. एग्जाम्पल 21 बोलता है, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ 3 out of 4 times.
a man is known to speak truth 3 out of 4 times, मतलब सच बोलने की पॉसिबिलिटी इज 3/4. He throws a dice and reports that it is a 6. Find probability that it is actually a 6. अच्छा, अब पहले ये सोचते हैं इसमें बेस थ्योरम अप्लाई होगा भी या नहीं. तो उसके लिए पहले ये बताओ, एक डाइस फेंकी, यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं. एक, उसने रिपोर्ट दी, उसने बताया कि 6 आया या नहीं. दूसरी चीज़ कि एक्चुअल में 6 आया भी हुआ है या नहीं. तो एक डाइस फेंकने पर पहले काम क्या होगा, पहले वो बताएगा या पहले एक्चुअल में एक नंबर आएगा. पहले नंबर आएगा. तो हमने सबसे पहले तो रोल्स अ डाइस, हमने सबसे पहले एक डाइस को रोल करा. अब क्योंकि 6 आने ना आने के बारे में बात हुई है, तो हमने दो आउटकम्स किस तरीके से बनाए, गेट्स 6, डज नॉट गेट 6. ठीक है. अब 6 या तो आएगा या नहीं आएगा. उसके बाद 6 आने के बाद भी चांसेस हैं कि वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है. क्या पता 6 आया और उसने बता दिया कि एक्चुअल में 6 आया, 6 नहीं आया तब भी बोल दिया कि 6 आया. हमें क्वेश्चन में क्या बोला, इट इज गिवन दैट ही थ्रोज अ डाइस एंड रिपोर्ट्स, मतलब ये चीज गिवन वाली है, दैट इट इज अ 6. ही रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6. अदर्स मतलब कि नहीं है, रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6. तो उसने रिपोर्ट तो करा कि 6 है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअल में 6 आया था, कि एक्चुअल में 6 आया था. चार्ट समझ में आया किस तरीके से बना. ठीक है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जब क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा आपको. ना, 6 आने की पॉसिबिलिटी इज 1/6. 6 ना आने की पॉसिबिलिटी 5/6. 6 आया और उसने रिपोर्ट करा 6 है, प्रोबेबिलिटी इज 3/4. वेरी गुड. 6 नहीं आया और उसने रिपोर्ट करा कि 6 है, प्रोबेबिलिटी इज 1/4. वेरी गुड. कि उसने झूठ बोल दिया. 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स था ना. 3/4 कैसे, ताने उसमें बोला है कि सच बोलने की रेशियो उसकी 3/4 है. तो यहाँ तो उसने सच ही बोला कि 6 आया और 6 ही रिपोर्ट कर दिया. ठीक है. इसके आगे का केस तो आप कर सकते हो. हमें क्वेश्चन में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ even/a. ठीक है, ये वाली चीज आप कर सकते हैं. अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर. आंसर नंबर 4.
इन आंसरिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट अ स्टूडेंट ईदर नोज द आंसर और गेस। ठीक है, एक स्टूडेंट है, ईदर knows the answer or he will guess। दो ही ऑप्शन है, जैसे वहां पर या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, यहाँ पर या तो उसको पता होगा या वो गेस करेगा। आगे पढ़ते हैं। लेट 3/4 बी द रेशियो दैट ही नोज द आंसर। ओके, नोज द आंसर की रेशियो इज 3/4 एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। ये तो ऑब्वियस सी बात रही, माइनस करके 1/4 ही आता। Assuming that a student who guesses the answer, गिवन में क्या दे दिया, गिवन में हमको दे दिया that he guesses the answer। that he who guesses at the answer will be correct with the probability 1/4। अच्छा, गिवन हटाओ, probability that he guesses the answer and it is correct is 1/4। What is the probability? अब हमको निकालना है find probability that student knows the answer, find probability that student knows the answer given that he answered it correctly। ये हो गया थोड़ा सा टिपिकल सोचने में। पहले क्या हुआ होगा, क्वेश्चन आया सामने, पहली चीज क्या डालोगे, ही नोज द आंसर या आंसर सही या गलत। दैट ही नोज और गेसेस। ठीक है, सो चार्ट तो इसका कुछ इस तरीके से बनेगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, अब स्टूडेंट या तो उसके बारे में जानता है या उसको गेस करेगा। अगर जानता है तो दो केस हो सकते हैं, या तो करेक्ट हो जाएगा या फिर गलत हो जाएगा। गेस करता है तब भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा। अब देखो एक एक करके हमको गिवन क्या क्या है। जानता है या गेस करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 एंड 1/4। ठीक है, 3/4 एंड 1/4। आगे देखते हैं, प्रोबेबिलिटी कि उसने गेस करा द आंसर एंड वो सही है, एंड इट इज करेक्ट, दैट इज 1/4। उसने गेस करा और आंसर सही है, इज 1/4। ठीक है, और कुछ नहीं गिवन। इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, मतलब कि उसको आंसर पता था, ये निकालना है। गिवन दैट, गिवन क्या है कि उसने आंसर सही है, मतलब कि सही वाली चीज को लेके चलना है,
और ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी उसको पता था आंसर इसकी क्या होगी। बेस थ्योरम तो अप्लाई होगा एंड प्रोबेबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है E1/A की। जिसको फिलहाल यहाँ तक समझ ना आया हो एक बार पहले तो वो बताओ, उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक अगर क्लियर ना हो तो कंफ्यूजन हुई थोड़ी। हाँ प्रेम, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसलिए पहले एग्जाम्पल कराया था कि क्वेश्चन था कि या तो एक बच्चे को आंसर पता होगा या वो गेस करेगा, तुक्का मारेगा। प्रोबेबिलिटी दी हुई थी कि उसको आंसर उसने गेस करा और उसका सही हो गया, इज 1/4। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसको आता था आंसर। अगर गिवन ये है कि उसका आंसर ठीक हो गया तो पहले उसको, अगर वो क्वेश्चन देखेगा तो पहले उसको चीज़ आएगी कि उसको आता है या वो गेस करेगा। उस वाले स्टेप के बाद चीज़ आएगी कि उसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो पहले हमने करा कि उसको पता है या गेस करा, उसके बाद हमने करा करेक्ट या रॉन्ग का। ये गिवन था, ये चीज़ गिवन थी, ये बच गई। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रेम ने बोला 1। 1 ठीक है, श्योर शॉट है ना कि उसको आता भी था, आंसर भी ठीक है। ऑब्वियस सी बात है 1, प्रोबेबिलिटी इज 1। इसके आगे का पार्ट हो जाएगा अपने आप। क्वेश्चन क्लियर सबको? ठीक, इसके बाद हम स्पीक्स ट्रुथ और फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 13। तान्या, 1 का मतलब हो गया एक तरीके से 100% श्योर इवेंट। अगर आप किसी काम के बारे में, मतलब मान लो एक क्वेश्चन को आपको पता भी है कैसे सॉल्व करना है, तो उसके सही होने के चांसेस क्या होंगे? 100%, दैट इज प्रोबेबिलिटी 1। इसमें ऐसा केस नहीं ले सकते ना कि आता था बट गलत हो गया। सोनाक्षी मैंने बनाया तो देखो, आता था बट गलत हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी। और वैसे भी रॉन्ग वाले केस के बारे में बात ही नहीं करी हुई तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कल हमने क्वेश्चन करा था ना, 3 कॉइन्स थे, 2 हेडेड कॉइन। अब चार्ट बनाने के लिए तो हमने बना दिया कि 2 हेडेड कॉइन में टेल्स वाला केस, बट पॉसिबल तो नहीं है ना कि 2 हेडेड कॉइन में टेल आ जाए। 13th, प्रोबेबिलिटी की ए ने, ए स्पीक्स ट्रुथ 4/5, एक कॉइन टॉस करा, रिपोर्ट करा ए ने कि हेड आया। अच्छा ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सेम एज एग्जाम्पल, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 21, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, आंसर नंबर 14। तान्या आपको रीजन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन में सबसे पहले बोला है ए, इस चीज का मतलब क्या होता है? ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड p of b not equals to 0, then which of the following is correct? a is the subset of b का मतलब कि जो चीज a में है वो b में होगी ही होगी। a is a small part of b, ये a है, ये b। तो फर्स्ट केस हमको बोलता है p of a/b is equals to p of b अपॉन p of a। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूँ
पी ऑफ ए स्लैश बी का मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी। बट ये तो मैच नहीं हुआ। सेकंड केस सोच के देखते हैं। ठीक, यही ठीक था क्या या उल्टा लिख देना था? अच्छा, सेकंड, पी ऑफ ए स्लैश बी इज लेस देन पी ऑफ ए। इसको लेते हैं सेम ऊपर वाले की तरह, क्या बनेगा, पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी। क्या ये पी ऑफ ए से छोटा हो सकता है या नहीं? हो सकता है। और पी ऑफ ए से बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, रीजन? डिवाइड हो रहा है। अच्छा, एक बार बाकी बच्चे भी सोच लो इसके बारे में। नहीं हो सकता। चलो साइड में कुछ करके देखते हैं। पी ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू वन, इस बात से सब एग्री कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी वन या वन से छोटी ही रहेगी। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पी ऑफ बी नीचे गया तो ये बड़ी वाली साइड पर आ जाएगा और इस साइड पर वन रह जाएगा। वन लेस देन इक्वल्स टू वन अपॉन पी ऑफ बी। अब अगर मैं दोनों साइड पर पी ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दूं, ये वाले रूल्स लेस देन वाले सबको याद है ना, कि या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस वाली चीज़ें क्रॉस नहीं करते, माइनस वाली चीज़ों को प्लस माइनस में दूसरी साइड पर बेचा जाता है। पी ऑफ ए अगर मल्टीप्लाई करा, पी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी का मतलब क्या है, पी ऑफ ए स्लैश बी।
देयरफॉर हमारे पास रिजल्ट आया पी ऑफ ए स्लैश बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ऑफ ए। ये तो हो सकता है, दिस कैन बी क्या, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ऑफ ए। और यही आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर? समझ नहीं आया तान्या? देखो, P ऑफ A अपन P ऑफ B इज लेस देन P ऑफ A, अगर हम जस्टिफाई कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बट क्योंकि सीधा सीधा बोलना हमारे लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी, B के ना होने का रीज़न क्या है? बी के ना होने का रीज़न, बी के ना होने का रीज़न ये है क्योंकि P ऑफ A स्लैश बी जो है वो P ऑफ A से बड़ा होगा और ऑप्शन नंबर 2 छोटा बोल रहे हैं। इसको जस्टिफाई करने के लिए तान्या मैंने P ऑफ मतलब ऐसे ही कहीं रैंडमली एक स्टेप से स्टार्ट करा, P ऑफ B इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से छोटी होगी। और यहाँ से सॉल्व करते करते मुझे ये पता चला कि A स्लैश बी जो है वो A से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 2 बोलता है कि छोटा होगा। सोनाक्षी ठीक है? एलिमिनेशन मेथड बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी है तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, एंड कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ये वाला फैक्ट। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 भी है, 12 को तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा गिवन है कि कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या यूज़फुल है क्या यूज़फुल नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम नहीं है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है 18th, उसमें आएगी दिक्कत। तो पहले कौन सा कराऊं? 18th एग्जांपल करा दूं, क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप हो जाएगा। आंसर नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं एग्जांपल नंबर 18, ठीक है। एंड सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.3, ठीक है, बल्कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन इजी है एग्जाम्पल के कंपैरिजन में, ठीक है, तो मुश्किल वाली चीज़ ही करवा रहा हूँ। इससे पहले एग्जाम्पल में HIV के बारे में बात हुई है, दो रिपोर्ट्स होती हैं, HIV पॉजिटिव, HIV नेगेटिव, ठीक है, इस बारे में सबको पता होगा। उसके बाद जानने वाली बात यह है कि ठीक है, HIV पॉजिटिव का मतलब एक्चुअली उस बंदे को HIV है या नहीं। अगर मैं बोलूं एक्चुअली डिसीज्ड, HIV पॉजिटिव में जाएगा HIV नेगेटिव में जाएगा? HIV पॉजिटिव का मतलब होता है एक्चुअली में है उसको, ठीक है। कभी कभार प्लस माइनस की वजह से ये हो जाता है कि HIV माइनस लिखा है तो मतलब कि उसको नहीं है, ये चीज़ मत करना। इसका मतलब एक्चुअली डिसीज्ड है एंड दिस कैटेगरी इज नॉट डिसीज्ड वाली।
ठीक। ना एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में बोला क्या है। ऑफ पीपल हैव, बुक में से करवा दो, एक बार बुक में से क्वेश्चन रीड करवा रहा हूँ, उसके बाद चार्ट बनाता हूँ। देख, ऑफ पीपल हैविंग एच आई वी, स्टार्टिंग करी क्वेश्चन की कि लोगों को, जिन लोगों को एच आई वी है, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ हम एक ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं जिनको एच आई वी है। 90% of the test detect the disease but 10% go undetected, मतलब जिनको एच आई वी है उसमें से 90% लोगों को तो डिटेक्ट हो जाता है और 10% को डिटेक्ट नहीं हो पाता। ऑफ पीपल फ्री ऑफ एच आई वी, मतलब दूसरी ब्रांच जिन लोगों को नहीं है, उसमें से 99% लोग आर जज्ड एच आई वी नेगेटिव, मतलब एच आई वी नहीं है, ठीक रिपोर्ट आई कि एच आई वी नहीं है। बट 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग एच आई वी पॉजिटिव, 1% लोगों को डिटेक्ट हो जाता है कि एच आई वी है। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, जिसमें से सिर्फ 0.1% लोगों को एच आई वी है, मतलब अभी तक सिर्फ प्राइमरी एलिमेंट जो हमारा E1 E2 बनता है उसके बारे में बात करी कि टोटल पॉपुलेशन में से एच आई वी है, एच आई वी नहीं है। एच आई वी होने की रेशो है 0.1%, ना होने की पॉसिबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे। जिनको है उनमें से डिटेक्ट हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ, जिनको नहीं है डिटेक्ट हुआ, डिटेक्ट नहीं हुआ। One person is selected at random, given the HIV test, and pathologist reports him her as HIV positive, मतलब ये वाली स्टेटमेंट हो गई गिवन कि पैथोलॉजिस्ट ने तो उसको डायग्नोस कर दिया कि HIV पॉजिटिव है। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो पर्सन को एक्चुअल में HIV था। तो हमारे लिए E1 E1 E2 तो छोड़ो, हमारे लिए दो चीज़ें निकल के आती हैं। पहला, एक्चुअल में HIV था या नहीं था। दूसरा, पैथोलॉजिस्ट, देखो यहाँ पर ना हर स्टेटमेंट में अलग अलग तरीके से करके बोल रखा है। टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज, डायग्नोस्ड एंड पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स। इस क्वेश्चन में तीनों चीज़ें सेम है। हमने अभी तक जितने क्वेश्चन करे हर बार सेम वर्ड से डिनोट कर रहे होते हैं स्टेटमेंट को। तो हमारे लिए गिवन वाली स्टेटमेंट निकालना इजी होता है कि ये वाले वर्ड्स कौन कौन सी स्टेटमेंट में मिले हैं, वो सारी गिवन स्टेटमेंट चल रही हैं। बट यहाँ पर मतलब दो कैटेगरीज कौन कौन सी बनानी है, बट यहाँ पर तीन अलग अलग तरीके से सेम बात को बोला हुआ कि इतने लोगों को टेस्ट डिटेक्ट हुआ, डायग्नोस हुआ या पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी, तीनों बातें सेम है। मशीन ने डिटेक्ट करा या डायग्नोस हुआ या पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट दी, तीनों बातें आर सेम। तो दो कैटेगरीज बनेंगी, बंदे को HIV है या नहीं है, दूसरी कि उसकी रिपोर्ट में क्या आया, डायग्नोस्ड हुआ या ना नहीं हुआ। तो अब ये बताओ E1 E2 की कैटेगरी कौन सी बनेगी, एक्चुअल में है या नहीं या फिर डायग्नोस हुआ या नहीं। पहली कैटेगरी सोनाक्षी ने बोला है या नहीं, एक्चुअल एक्चुअल, ठीक है। ठीक, तो हमारी ब्रांच बनी सबसे पहले पॉपुलेशन, सारे लोगों को मिला के हमने एक पॉपुलेशन बना ली। उसमें दो कैटेगरी बनाई, HIV पॉजिटिव वाले लोग
HIV नेगेटिव वाले लोग, एक्चुअल में जिनको है, एक्चुअल में जिनको नहीं। ठीक है, जिनको है उसमें भी हमने दो कैटेगरीज क्या पढ़ी कि डायग्नोज हो भी सकता है और कभी कभार एरर्स भी आ जाते हैं, क्या पता डायग्नोज ना हो पाया हो। तो HIV पॉजिटिव वाले लोगों को डायग्नोज हुआ पॉजिटिव, डायग्नोज हुआ नेगेटिव। HIV नेगेटिव वाले लोगों को डायग्नोज हुआ पॉजिटिव या डायग्नोज हुआ नेगेटिव। ठीक है, पॉपुलेशन चल रही है 100%। ठीक ना, एग्जाम्पल की स्टेटमेंट एक एक करके देखते हैं और वैल्यूज लिखते रहेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आई। ऑफ पीपल हैविंग HIV, ठीक है, जिन लोगों को HIV है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज, मतलब 90% को डिटेक्ट कर लिया, मतलब दिस इज 90%। बट 10% गो अनडिटेक्टेड, बट 10% लोग अनडिटेक्टेड मतलब कि डायग्नोज नेगेटिव हो गए। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, अब जो लोग फ्री हैं HIV से 99% ऑफ द टेस्ट जज्ड नेगेटिव। ठीक है, 99% सही है, 99% लोगों को नेगेटिव आया, बट 1% डायग्नोज्ड एज पॉजिटिव। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन में से ओनली 0.1% हैव HIV, 0.1 और उसके आगे भी परसेंट लगा हुआ है, तो ये कितना बना, ये कितना बना 99.9%। उसके बाद एक बंदे को हमने रैंडमली लिया, उसका HIV टेस्ट करा, पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट करी, मतलब कि डायग्नोज क्या हुआ, इट इज HIV पॉजिटिव, मतलब कि हम पॉजिटिव वाले केसेस के बारे में बात करना चाहते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक्चुअल में HIV था, प्रोबेबिलिटी निकालो कि एक्चुअल में HIV था। अब देखो ये एक पहला क्वेश्चन आया जिसमें हमारी दूसरी वाली ब्रांच जो गिवन वाली स्टेटमेंट होती थी उस ब्रांच की बेकार वाली इंफॉर्मेशन भी गिवन है। बाकी सारे क्वेश्चंस में एक दो तीन चार वैल्यूज गिवन होती थी, हम इजीली जज कर लेते थे कौन सी वैल्यू किसकी है एंड ये सारी वैल्यूज को यूज करना है। बट यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज दे दी, कौन सी यूज करनी है कौन सी नहीं करनी वो कंफ्यूजन में डाल दिया। ये बेकार इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही दे रखा है, इसका कोई यूज ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। दिस 10%, दिस 99%। फिलहाल चार्ट समझ में आ गया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश ए एंड परसेंटेजेस को डेसिमल्स या फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेना। दिस इज 1/1000, 999/1000, 9/90/1000 लिख लो, इसको ज़्यादा अच्छा है, या 0.9 करके, और दिस इज 1/100, चलो 100 करके लिख लो, दिस इज 90/100, दिस इज 1/100। फ्रैक्शंस सेम रखना। सॉल्व कर लोगे या करवाऊँ आगे सॉल्व।
ऐसे ही सॉल्व करके परसेंटेज में लिख सकते हैं। सोनाक्षी नहीं, प्रोबेबिलिटी चल रहा है, परसेंटेजेस में नहीं लिखना आंसर, और ना ही परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। मैंने परसेंटेजेस लिख दिए हैं, बट जैसे हम यहाँ 4 इन्फॉर्मेशन लिखते थे ना, आपको वहाँ प्रोबेबिलिटी की सेंस में ही लिखना है, सॉल्व भी प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में करना है, आंसर भी प्रोबेबिलिटी की सेंस में ही देना। सर बताओ, आंसर बताऊँ इसका? हमें निकालना है ये, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फ्रैक्शन में इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। सो ये बन गया फर्स्ट वाले दो का मल्टीप्लाई बन के 90/100 इंटू 1/1000 होल अपॉन 90/100 इंटू 1/1000, और दूसरी तरफ वाला बनेगा 1/100 इंटू 999/1000। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से ये 5 जीरोस जो हैं कॉमन निकाल लेते हैं और कैंसिल कर देते हैं। बचेगा क्या? ऊपर बचा 90 इंटू 1 इज 90, और नीचे बचा यहाँ पर 90 प्लस यहाँ पर 999। सो ये बन गया आपका 90/1089। अब ये तो आपको आगे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये खैर बन जाएगा 0.083 अप्रॉक्स। ये मैंने आंसर बुक में से देखा है, अप्रॉक्स। बुक में डेसिमल्स लेके सॉल्व करा हुआ है। इट्स बेटर कि आप डेसिमल्स ना लो, फ्रैक्शंस बना दो 100, 1000 वगैरह की, बिकॉज डेसिमल्स में एक आधा डेसिमल आगे पीछे हुआ, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप कर सकते हो, एंड क्वेश्चन नंबर 12 को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। फिलहाल होमवर्क मेंशन कर देता हूँ आपके लिए मैं। होमवर्क एक्सरसाइज 13.3, all questions except question number 12, and this is important question। तो मेरी टीचर्स ने बोला है कि AOI में एरिया बिटवीन टू कर्व कट हो गया है। तान्या ठीक है, फिर मत करो, मर्जी है आपकी। उसके बाद टेस्ट जो होगा 8 नवंबर को, कुछ डिस्कस करा था हमने चैप्टर्स का। तान्या देखो, मैंने आपको डिलीटेड वाला कोर्स उस दिन दिखाया था, जो इंटीग्रल्स में था ना, एक टाइप का इंटीग्रल जिसके अंदर वो क्वाड्रेटिक वाला बनता था। क्वाड्रेटिक वाली जो फॉर्म्स है वो आपकी सर्कल बनाता है और पैराबोला हाइपरबोला वगैरह बनाता है। पैराबोला, हाइपरबोला और सर्कल, ये 3 शेप्स बनाती हैं। तो वो वाली टॉपिक्स फिर भी आप छोड़ सकते हो, बट मान लो आपको वो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन दे दिया जैसे लास्ट टेस्ट में भी था, अब वो भी तो 2-3 कर्व्स के बीच का ही एरिया है, पैराबोला के साथ दे दिया तो उसमें दिक्कत आएगी। या मान लो ट्रिग्नोमेट्री दे दिया, ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं पर भी कवर्ड नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है। हाँ वो नहीं हुआ क्वेश्चन पेपर में, किसी का भी नहीं हुआ, वो मैंने देख लिया था। तो वो वाला डिस्कस कर लेंगे। 8 नवंबर, कौन से चैप्टर का टेस्ट करें? नहीं अभिनव रहने नहीं देना, बहुत टाइम से डिले हो रहा था। फर्स्ट बुक के चैप्टर्स उठा लूँ?
और वेक्टर 3D। तो एक तो हो गया मैट्रिक्स, एक हो गया डिटर्मिनेंट, और एक इंटीग्रल रख लेते हैं, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। 3D, 3D याद नहीं है, रिवाइज करना होगा। हाँ बिना कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्रोबेबिलिटी बचा है और एक दो चैप्टर थोड़े से छोटे छोटे से और बचे हैं उसके बाद। वैसे इट्स बेटर कि अगर आपको 3D रिवाइज करना है तो आप वीडियो क्लासेस से देख लो, क्योंकि 3D में समझाने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। वेक्टर्स में फिर भी थोड़ा बहुत समझाने का था, नई चीज़ें थी। अगर आपको याद हो, 3D में समझाने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। फॉर्मूलेज लर्न करने हैं एंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अगर मैं रिवीजन क्लास में करवाता भी हूँ तो कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उस चीज़ का। जस्ट क्वेश्चन करने का तरीका डिस्कस हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं। अभी ना वही कह रहा हूँ कि मैंने 3D में आपको हर टॉपिक वाइज अलग अलग बार वो करवाया था कि ये टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे होंगे। सो अच्छा रहेगा कि उसमें से देख लो, अदरवाइज डिस्कस तो करेंगे हम बाद में। एंड 3D इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, तब तक का वेट करना है तो बात अलग है। खैर कल का सिलेबस तो ये है 3, 4 और 7। नेक्स्ट संडे प्रोबेबिलिटी होगा, इंटीग्रेशन होगा और शायद वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और इंटीग्रेशन पक्का होगा नेक्स्ट संडे। तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, बाकी क्लास ओवर करते हैं, बाय।